हम देख रहे हैं हमारी पेशकश मनी गुरु और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आज जायजा लेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडलवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग से शैलेश मुल्तानी। शैलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्ते। तो चलिए शैलेश, शुरुआत करते हैं। पहली कॉलर फोन लाइन पर हैं, बात करते हैं उनसे। गरिमा, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड मिला के मंथली इनकम हमारी अराउंड 1.1 लाख है। और एक बिगिनर के तौर पे कौन से म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक रहेगा और कितना आप निवेश करना चाहते हैं गरिमा? पर्सपेक्टिव है और अराउंड मंथली हम 20,000 के करीब सेविंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी। चलिए ठीक है, जानते हैं एक्सपर्ट से कि आपके लिए कौन से फंड सही रहेंगे। इनफैक्ट लॉन्ग टाइम होराइजन है शैलेश, तो 10 से 15 साल के लिए कौन से फंड्स आप इनको सजेस्ट करेंगे? गरिमा जी नमस्ते। आपने बताया कि आपकी जो निवेश की जो अवधि है वो 10 से 15 साल है, इसलिए इक्विटी में आपको ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए और आपको चाहिए कि आप एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हों। इसके ज़रिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप थीमेटिक या सेक्टर फंड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है या कोई बैंकिंग सेक्टर फंड है, ऐसे फंड्स को अवॉइड करें। उन फंड्स में निवेश करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। जो फंड्स 10 से 15 साल जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसे कुछ फंड्स के नाम मैं बता देता हूँ आपको। इनमें से एक है बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, तीसरा है क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एक है HDFC इक्विटी फंड। ऐसे जो फंड्स हैं इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन रहा है। लगभग कुछ फंड्स तो 15 से 20 साल तक की इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और इनकी जो अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो ये 12 से 15% इनका एवरेज रिटर्न रहा है लास्ट 10 से 15 साल में। तो मैं समझता हूँ ये फंड्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जी, तो इनफैक्ट गरिमा आपकी एज भी बहुत कम है, आपने मेंशन किया था 25 इयर्स आपकी एज है, तो इक्विटी फंड्स आपके लिए बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। SIP के जरिए आप चलेंगी तो आपको कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। फोन लाइन पर उदय है हमारे साथ। उदय, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए एक्सपर्ट से क्या सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट स्कीम कौन सी रहेगी, क्या पर्पस है और कितने समय के लिए निवेश करेंगे? ये बच्चे के लिए कर रहा है, मेरी बच्ची अभी 5 साल की है जी, उसके लिए कुछ निवेश करना चाहता हूँ। कुछ पॉलिसी लेना चाहते हैं आप या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप पर जानना चाहेंगे? वो कोई भी ऑप्शन हो जो भी ठीक रहे। चलिए, आपकी डिटेल्स हमारे पास है। शैलेश, उदय ने बताया था मेल पर कि 10,000 इनकी मासिक आय है और उसमें से 1,000 रुपए प्रति महीना ये करीब 10 से 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। ये इनफैक्ट पॉलिसी के बारे में भी जानना चाह रहे थे कि चाइल्ड प्लान इनको या लेना सही रहेगा या फिर इनके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लुकिंग एट द फैक्ट कि 10 से 15 साल यानी ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? हाँ उदय जी नमस्ते। आपने बताया कि आपका निवेश की अवधि जो है अगर 10 से 15 साल है और अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए या उसके मैरिज के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड आप निवेश कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ नाम बताए हैं जैसे HDFC इक्विटी फंड है या फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है। SIP आप स्टार्ट कर दीजिए। आपने कहा कि आपको 1,000 रुपये निवेश करना है प्रति महीने, तो आप फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड या HDFC इक्विटी फंड में SIP स्टार्ट कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपको किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो भी इंश्योरेंस है वो वर्किंग पेरेंट को लेना चाहिए, ना कि बच्चे के नाम पर। तो सही तरीका यही रहता है कि आप अगर आप बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर आप कोई एजुकेशन कॉर्पस बना रहे हैं या उसके शादी के लिए कोई रकम जमा कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप उसमें रेगुलर आप उसमें निवेश करते रहिए। जी, शैलेश, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि पॉलिसी लेने में इतना बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें इक्विटी एक्सपोजर लिमिटेड होगा, यानी अगर यूलिप भी लेंगे तो 100% एक्सपोजर इनको नहीं मिलेगा। और साथ ही जब लंबी अवधि का ही सोच रहे हैं तो जाहिर है कि म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इन्होंने अपनी सैलरी बताई थी 10,000 रुपये, इनके लिए कितना बीमा पर्याप्त रहेगा अगर ये अपने लिए बीमा लेने की सोच रहे हैं? देखिए बीमा की जो रकम है इनके कुछ जो जैसे एक्सपेंसेस हैं, इनके जो मंथली एक्सपेंसेस है अपने फैमिली के ऊपर, इनके जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं
और इनके जो बच्चे के जो 2 गोल्स रहेंगे जैसे कि एजुकेशन या मैरिज, ये सब जोड़कर इनको एक बीमा की रकम तय करनी होगी। मेरे हिसाब से आजकल किसी भी व्यक्ति के लिए 50 लाख तक का कोई बीमा की रकम होनी चाहिए, उसको इतना इंश्योरेंस तो ज़रूरी है। तो कोई भी टर्म प्लान ले लें, बहुत सस्ते में मिल जाता है आजकल टर्म प्लान, और इनकी जब तक रिटायरमेंट है तब तक का वो टर्म खरीद सकते हैं। तो इनकी जैसे आय अभी मेरे ख्याल से 10,000 है, आय का कुछ 12 टाइम्स या 15 टाइम जो है इंश्योरेंस कंपनीज उनको बीमा सम एश्योर्ड दे सकते हैं। तो जैसे 1,20,000 है, वैसे उनको अभी फ़िलहाल इनको 15 से 20 लाख से ज़्यादा का वो रकम अभी सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चल के वो अपनी सम एश्योर्ड जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अभी अगर वो अभी अगर टर्म प्लान लेने चाहते हैं तो उनको 20 लाख से 25 लाख से ज़्यादा का कवर नहीं मिलेगा। तो इतना भी कवर पर्याप्त है। अगर आगे चल के जैसे जैसे इनकी इनकम ग्रो होगी, वे अपने टर्म प्लान का कवर भी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उदय, शैलेश की तरफ से आपके लिए राय है कि फिलहाल तो अपनी मौजूदा इनकम के हिसाब से कवर ले सकते हैं। आपको क्योंकि 1,20,000 आपकी सालाना आय है, तो आपको 10 से 15 लाख का तो कवर आप ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ देख रहे हैं तो HDFC इक्विटी एक अच्छा फंड हो सकता है आपके लिए। और साथ ही समय के साथ साथ आप SIP की रकम भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी आपने मेंशन किया था 1,000 रुपए प्रति माह आप निवेश करेंगे, तो एक फंड से शुरुआत करिए और धीरे धीरे आप चाहें तो पोर्टफोलियो में कुछ और फंड्स भी शामिल कर सकते हैं। चलिए आज एक ईमेल भी शामिल करते हैं। स्मिता पॉल ने मुंबई से भेजा है ईमेल। ये लिखती हैं डेट फंड्स के बारे में जानना चाह रही हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया 38 इनकी उम्र है और डेट स्कीम्स के बारे में जानना चाहती हैं कि अगले 2 साल के लिए कौन से ऐसे डेट फंड्स हैं जिनमें ये पैसा लगा सकती हैं। 20,000 रुपए प्रति माह ये निवेश करना चाहती हैं। शैलेश, आजकल डेट फंड्स बहुत चर्चा में रहे हैं। ये एक विकल्प है फिक्स डिपॉजिट्स के। जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं, वैसे हम म्यूचुअल फंड में डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डेट फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा डिफरेंट है। बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट है या कंपनी की जो फिक्स डिपॉजिट है, आमतौर पर इस पर जो इंटरेस्ट है वो एश्योर्ड होता है। और जैसे बैंक्स में अगर हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो इसमें कैपिटल रिस्क भी बहुत मिनिमम रहता है। लेकिन अगर डेट फंड्स की बात करें तो डेट फंड्स जो है रिटर्न जो है ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, इसमें कोई एश्योर्ड रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। इवन आजकल देखा गया कि कैपिटल एरोजन का भी चांसेस है। टेक्निकली अगर बात करें तो अगर आपने लाख रुपए लगाया तो 99,000 रुपीज़ भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल सेफ होते हैं। और अगर किसी को इन्वेस्ट करना है डेट फंड में तो उसे एक फंड की एवरेज मैच्योरिटी और अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को मिलाना होगा। जैसे इन्होंने बताया कि इनको 2 वर्ष के लिए डेट फंड में निवेश करना है, तो इनको देखना होगा कि कौन से फंड ऐसा है जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 2 साल की है। अगर वो मैच करती हैं तो उनको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डेट फंड्स जो हैं वो तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में नीचे की तरफ जा रहे होंगे। अगर रेट कट ऊपर जा रहे हैं तो डेट फंड में नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है। शैलेश, फिलहाल के माहौल में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इंटरेस्ट रेट्स आपको क्या लगता है कि इस वक्त डेट फंड्स में निवेश करना अच्छा रहेगा? क्या इंटरेस्ट रेट्स घट सकते हैं? अगर पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ अभी थोड़ा पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी है। अगर ये चाहें तो एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें आधा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म डेट फंड में निवेश कर सकती हैं और आधा जो है शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश कर सकती हैं। जैसे टेम्पल्टन का एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है, और अगर लॉन्ग टर्म में चाहें तो बिरला का भी एक फंड है, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। बट इनको मिला के एक पोर्टफोलियो बनाना होगा ताकि इनका जो पोर्टफोलियो में जो वॉलेटिलिटी है वो मिनिमम रहे। जी, तो आप देख सकते हैं स्मिता, कुछ ऑप्शंस आपके सामने है स्क्रीन पर। आप बिरला सन लाइफ का डायनामिक बॉन्ड फंड भी है आपके लिए, और साथ ही अगर कुछ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ आप देख रहे हैं, रिटर्न्स भी आप कंपेयर कर सकती हैं। जो बैंक FDs होते हैं उससे कंपेरेबल होते हैं रिटर्न्स। और जैसा कि शैलेश ने बताया कि इंटरेस्ट रेट से इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी होगी तो NAV घटेगी। फिलहाल आप वोलेटिलिटी को देखते हुए कुछ हिस्सा आप डेट फंड्स में निवेश कर सकती हैं। अपने व्यूअर्स को हम बता दें कैसे आप इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको ईमेल या SMS के जरिए भेजना होगा। ईमेल नोट करें moneyguru@znetwork.com पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा SMS करने के लिए सेव लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा।
एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं मनी गुरु और बात हो रही है आज फाइनेंशियल प्लानिंग की। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एडवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग से शैलेश मुल्तानी। शैलेश, कुछ और भी सवाल हैं वो भी लेंगे, उससे पहले बता दें अपने व्यूअर्स को किस तरह से अपने सवाल आप भेज सकते हैं इस शो में, ईमेल या एसएमएस के जरिए। moniguru@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है, इसे नोट करें। अपना सवाल डिटेल में लिख के भेज सकते हैं, साथ ही अपना फोन नंबर लिखना नहीं भूलें। अगले शो में आपका सवाल हम लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एसएमएस करने के लिए सेव लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। चलिए, एक ईमेल यहाँ पर शामिल किया हमने आज के शो में। अजय हैं दिल्ली से, इन्होंने लिखा है सीनियर सिटीजन हैं, ये रिटायर कर चुके हैं, 62 साल इनकी उम्र है। लिखते हैं कि बैंक में इनके पास कुछ लगभग 40 लाख रुपए एज अ डिपॉजिट पड़ा हुआ है, एफडी इनके पास है, और इनकी जो मेजरली इनकम है वो इंटरेस्ट के थ्रू ही आती है, जो इनको पेंशन भी मिल रही है और इसके अलावा जो इनको ब्याज मिलता है। ये जानना चाहते हैं निवेश के और कौन से विकल्प हो सकते हैं। शैलेश, कुछ देर पहले डेट फंड्स की हम बात कर रहे थे, इनके लिए कौन से फंड्स आप सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, इन्होंने बताया कि इन्होंने भी रिटायर किया है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी जो अभी जो मेजर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इनको कैपिटल प्रिजर्वेशन और रेगुलर इनकम की एक ज़रूरत होगी। तो इसके चलते जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया है और उनको एवरेज रिटर्न जो है वो 10% की आ रही है। अगर ये डेट फंड में निवेश करते हैं तो थोड़ा रिस्क लेंगे, और जहाँ पर उनका कैपिटल भी सेफ नहीं है। ऐसे नहीं है कि डेट फंड में बहुत फ्रीक्वेंटली नेगेटिव रिटर्न आते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है और उनको ये समझना होगा कि अगर इनको एक्सेस रिटर्न्स चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेना होगा। अगर ये इनकी अगर जो मंथली जो इनकम की अगर ज़रूरत फिक्स डिपॉजिट पोर्टफोलियो से पूरी हो जाती है तो ये थोड़ा सा निवेश अगर चाहिए तो हटा के इक्विटी फंड में भी कर सकते हैं, लेकिन उनको इनकी निवेश की जो अवधि है वो 5 से 10 साल रखनी होगी। इससे होगा क्या, इनका जो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। वैसे भी इनके अभी का जो पोर्टफोलियो वो 10% रिटर्न दे रहा है, इससे ज़्यादा अगर वो रिटर्न चाहते हैं तो उनको थोड़ी रिस्क लेना होगा। शैलेश, कुछ और ऑप्शंस जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस MIS के बारे में आप क्या रेकमेंड करेंगे इनके लिए? देखिए, ये भी बहुत अच्छी स्कीम्स है। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 9.2% रिटर्न मिलता है, क्वार्टरली पे आउट है, तो ये बिल्कुल सूट करता है जो लोग रिटायर हो गए जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में भी 8% का जो रिटर्न है वो भी मंथली उनको इनकम मिलती है, तो ये बिल्कुल उनके पोर्टफोलियो को सूट करता है। बट अगर किसी के पास ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अगर फंड है जिसको जिसके वो थोड़े कुछ सालों के लिए साइड में रख सकते हैं और उसको निवेश करना चाहें तो वो डेट फंड में भी थोड़ा लगा सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि बैलेंस फंड या इक्विटी फंड में भी निवेश कर सकते हैं। जी, तो यानी ये लगभग डिपेंड करेगा कि आपकी खुद की रिस्क एपेटाइट कितनी है अजय, और उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिला होगा। कुछ और ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, शुभाशीष दास हैं, बात करते हैं उनसे। स्वागत है मिस्टर दास, बताइए क्या सवाल है? थैंक यू। एक्चुअली मेरा जो सवाल है, माय करेंट एज इज 30 years। ओके। And actually I am planning to my take home salary is around 55,000। So मेरा प्लानिंग है कि at around the age of 60 I should have a retirement fund of around 3 crores। 3 crores, okay। So I have already started 13 different mutual fund schemes and investment of 15,000। कितने समय से चल रहे हैं ये जो आपने इन्वेस्टमेंट्स शेयर किए थे ईमेल पर हमारे साथ, जो भी आपका पूरा पोर्टफोलियो है हमारे पास है, कितना समय हो चुका है आपको? सॉरी, कितना टाइम हो चुका है इन इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट किए हुए? इसमें अभी नया चालू किया हूँ, 3 months ओनली। ओके, और 30 इयर्स के लिए आप सोच रहे हैं। चलिए शैलेश से कि मेरे को वो 3 करोड़ पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल आपका जो टारगेट है वो अचीवेबल है कि नहीं, एक्सपर्ट से जान लेते हैं। शैलेश, 3 करोड़ आफ्टर 30 इयर्स अचीवेबल लगता है, और साथ ही इनका पोर्टफोलियो की लेंथ बहुत ज्यादा है, आपकी क्या राय है? सुभाषी नमस्ते। आपने ये बहुत ही सही कदम उठाया है कि आपने
अभी से ही SIP का स्टार्ट किया है। 30 साल की उम्र से अगर अगले 30 वर्ष देखें और ऐसे ही आप अगर निवेश का सिलसिला जारी रखेंगे तो आप अगर 10 से 12% अगर आपका पोर्टफोलियो की रिटर्न है तो आप बिल्कुल 3 करोड़ की टारगेट अमाउंट पर पहुंच जाएंगे। आपको करना ही है कि आपको ये जो SIP का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करना होगा। जैसे कि अभी पल्लवी ने बताया कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 13 फंड्स हैं, 13 इक्विटी फंड्स है रादर, और इसमें से मैंने जो पोर्टफोलियो देखा है इसमें 5 तो थीमेटिक और सेक्टर फंड है, जैसे कि UTI बैंकिंग फंड है, रिलायंस बैंकिंग फंड है, एक ICICI FMCG फंड है। आमतौर पर हम निवेशकों को सेक्टर फंड में निवेश करने से मना करते हैं, क्योंकि सेक्टर फंड्स तभी परफॉर्म करते हैं जब अंडरलाइंग सेक्टर है वो अगर परफॉर्म करता है। इससे होता ये है कि जो फंड मैनेजर है उसको कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है उसको फंड मैनेज करने में। अगर कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है तो उसको कोई चारा नहीं है, उसको उसी कंपनीज में निवेश करना होगा। आपको चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है आप उसको सीमित करें 5 से 6 फंड्स के बीच में। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में आप निवेशित रहें, जैसे कि HDFC इक्विटी फंड है, UTI अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। आपने लिखा है कि आपने HDFC बैलेंस फंड में भी निवेश किया है तो वो भी अच्छा फंड है। HDFC MIP फंड भी बहुत अच्छा फंड है। इसके अलावा आप क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड या फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, इसमें आप निवेश करिए। जो आप अगर रिडीम करते हैं तो आपको चाहिए तो आप 2 फंड जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसमें निवेश कर सकते हैं। जी, तो यानी कि आप अपना रिवाइज पोर्टफोलियो देख सकते हैं। शुभश्री जी, आपने फंड्स जो है बहुत सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ओवरलैपिंग भी देखी जा सकती है आपके पोर्टफोलियो में, एक ही तरह के फंड्स हैं। इसलिए शैलेश की राय है कि आप एक तो सेक्टोरल फंड से बाहर निकलने की सोचें, ज़रा उसको कंसिडर करें, क्योंकि उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो ऐसे में आपके जो रिटर्न्स हैं वो कुछ कम हो सकते हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और जब बात की हमने इक्विटी डेट की तो एक और एसेट है जिसको इंक्लूड करना भी ज़रूरी है पोर्टफोलियो में, वो है सोना। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मनी गुरु, और आज हम जायजा ले रहे हैं निवेश के बेहतरीन विकल्पों का। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं शैलेश मुल्तानी। कुछ सवाल ईमेल और SMS के जरिए भी हमने शामिल किए हैं। आखिरी सवाल है जो आज शो का, वो है अमित बरौलिया का, आगरा से। इन्होंने लिखा है 27 साल इनकी उम्र है, सोने के बारे में जानना चाहते हैं, सोने में निवेश के इच्छुक हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि ये कुछ मंथली बेसिस पे निवेश करना चाहते हैं, शायद SIP की ये बात कर रहे हैं। फिलहाल जानना चाहते हैं कि मौजूदा लेवल्स को देखते हुए और इनफैक्ट जो मार्केट है काफ़ी अनसर्टन इनको दिखता है, क्या फिलहाल SIP शुरू करना ठीक रहेगा या फिर ETF में निवेश इनको करना चाहिए लंबी अवधि का सोच के? शैलेश, देखिए ऐसा है कि अगर जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि सोना जो है एक डाइवर्सिफिकेशन टूल है। हर निवेशक को चाहिए कि 5 से 10% अपना पोर्टफोलियो सोने में निवेश करें, और सोने में जब निवेश करें तो गोल्ड ETF से बेहतर कोई और प्रोडक्ट नहीं है, तो गोल्ड ETF में निवेश करें। लेकिन गोल्ड ETF में होता यह है कि उसके लिए डीमैट अकाउंट बहुत इसके लिए कंपलसरी है, और काफ़ी निवेशक हैं जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं होता है। इसके लिए एक विकल्प है कि वो गोल्ड सेविंग फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड सेविंग फंड जो है वो फंड ऑफ फंड है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है गोल्ड सेविंग फंड, वो अपने ही फंड हाउस के गोल्ड ETF में निवेश करता है। इधर होता यह है कि जो एक्सपेंस रेशियो है फंड का वो डबल हो जाता है, क्योंकि फंड ऑफ फंड का एक अपना, गोल्ड सेविंग फंड का अपना एक एक्सपेंस है, और जिस दूसरे फंड में निवेश करें उसका भी एक एक्सपेंस है, तो थोड़ा रिटर्न्स इसमें कम हो सकता है। लेकिन SIP भी पॉसिबल है गोल्ड सेविंग फंड में। गोल्ड ETF में SIP पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, तो इसलिए निवेशक को चाहिए कि वो खुद अपने एक डिसिप्लिन बनाए और हर महीने थोड़ा थोड़ा गोल्ड में निवेश करें। लेकिन गोल्ड में निवेश ज़रूरी है, 5 से 10% निवेश बिल्कुल मायने रखता है।
जी यानी अमित, आपके लिए राय है आप 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का सोने में कर सकते हैं निवेश, और अगर आप हर मंथ करना चाह रहे हैं तो एसआईपी एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि शैलेश ने बोला कि ईटीएफ्स बेटर रहेंगे क्योंकि उसमें आपको 2 बार एक्सपेंस रेशियो नहीं बियर करना पड़ेगा। कुछ ऑप्शंस आपके सामने है, आप देख सकते हैं उनको। शैलेश, आज इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया। तो चलिए व्यूअर्स को बता दें कैसे आप अपने सवाल भेज सकते हैं ईमेल या एसएमएस के जरिए। moniguru@znetwork.com हमारा ईमेल आईडी है, इसे नोट करें। अपना सवाल जब आप लिखें तो अपना फोन नंबर लिखना नहीं भूलें ताकि अगले शो में आपका सवाल हम शामिल कर सकें। इसके अलावा एसएमएस भी कर सकते हैं, सेव लिखकर अपना सवाल अपने नाम के साथ 57575 पर भेजना होगा। फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी बिजनेस।